नमस्कार किसान भाइयों। फार्म वेट गुरु में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील। मैं आपको बताऊंगा कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम करते हैं, अगर एआई करते हैं, और जो हम नेचुरल ब्रीडिंग करते हैं, तो उसमें क्या अंतर है। और कोई भी कंपनी अगर कोई भी बुल सिलेक्शन करती है एआई के लिए, तो उसमें क्या क्या वो चीज़ें देखती है। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हम बेस्ट ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट हो सकती है। तो हमें पहले पता होना चाहिए ब्रीडिंग होती क्या है। तो मतलब ब्रीडिंग का मतलब है कि हमारे पास जो आने वाली जो बच्चियां पैदा हो वो अपनी माँ से अच्छी हो। किस किस चीज में अच्छी हो, तो उसमें बात करेंगे कि वो पर डे का जो दूध देती है वो उसमें अच्छी हो, और वो गाय 305 दिन तक जो एवरेज दूध देती है उसमें भी वो अच्छी हो। यहाँ पे दोनों वर्ड्स आए हैं कि यहाँ पे पर डे का मिल्क में भी अच्छी हो, और वो एक लंबे टाइम तक दूध देती रहे उसमें भी अच्छी हो। उसके दूध में ज़्यादा फैट और ज़्यादा एसएनएफ हो, माँ के दूध से ज़्यादा हो। उसके बाद डिजीज रेजिस्टेंस मिले उसको, कोई भी डिजीज है तो मेस्टाइटिस थनैला से आने वाली बच्चियां मुक्त हो, आरओपी से जेर ना फंसे, उसमें मिल्क फीवर ना हो। तो ये कंडीशन से आने वाली जो बच्चियां हो मुक्त रहे, तो ये जब चीजें होंगी, जब ये चीजें देखी जाएंगी, उसी को ब्रीडिंग बोलते हैं। कोई भी बुल यूज कर लिया उसको ब्रीडिंग नहीं बोल सकते। ब्रीडिंग मतलब ये नहीं है कि हमें आने वाली जनरेशन्स को सिर्फ बढ़ाना है या अदा करना है, उस जिससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा फिर ब्रीडिंग करने का। सिर्फ वो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ने से दूध नहीं बढ़ सकता फिर। इंडियन कंडीशंस के अनुसार अगर देखा जाए तो नेचुरल ब्रीडिंग 60% है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 40% है। मतलब अभी भी 100 गायों के पीछे जो 60 गायें हैं अभी भी उसमें नेचुरल ब्रीडिंग हो रही है, नेचुरल मेटिंग हो रही है अभी भी, और 40% में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रही है। देखिए अभी भी काफ़ी बड़ा ये जो है कि अभी इसको हो रहा है कि हमें नेचुरल ब्रीडिंग पे अभी भी जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो 60% हो रहे हैं। तो ये क्या कारण है, ये हमें समझने पड़ेंगे। क्या फ़ायदा, किस चीज़ में हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो भी हमें समझना पड़ेगा। ब्रीड प्यूरिटी को कैसे देखा जाता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की केसेस में जब भी गाय जो है, अगर जो हमारे पास सांड आ रहा है, तो उसकी 6 जनरेशन तक पीछे सेम ब्रीड का सीमेन लगा हो, सेम ब्रीड से उसकी मेटिंग हुई हो, तो उसको हम ऐसे वाले बुल को जो है वो चूज होते हैं जब भी ब्रीडिंग के लिए सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद नेचुरल ब्रीडिंग में देखे जाते हैं, जैसे तो कोई भी नॉर्मली क्या होता है कि हमें कोई भी बुल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी कोई भी हिस्ट्री हमें पता नहीं रहती, क्या उसका मदर मिल्क रिकॉर्ड है, उसके मदर फादर फादर साइड कौन थे, मदर साइड कौन थे, तो हमें ज़्यादा ध्यान उसमें नहीं रहता। अगर सीडीसीबी की देखें तो जो भी, अगर वो कैसे देखते हैं, वो पेडिग्री को देखते हैं और साथ में जीनोमिक टेस्टिंग करते हैं। जीनोमिक टेस्टिंग से हर एक चीज़ का पता चल जाता है कि उसमें कोई अगर एचएफ ब्रीड है तो उसमें कोई जर्सी का जीन्स तो नहीं आ रखे हैं, तो वो सारा का सारा इससे टेस्टिंग से पता चल जाता है। बट नेचुरल ब्रीडिंग में हम पेडिग्रीज को भी नहीं देखते, क्योंकि आप गांव लेवल की बात करें तो वो बस एक मोहल्ले में सांड बांधा होता है तो उसको उससे बुलवा लेते हैं, उसके यहाँ गाय लेके चले जाते हैं और ब्रीडिंग हो जाती है। उसका कोई अता पता नहीं है कहाँ से आया है, क्या हो रहा है उसका, तो वो ब्रीडिंग नहीं मानी जाएगी। ट्रेड सिलेक्शन मतलब अगर क्या किस चीज़ पे हम काम करें, अगर हम ब्रीडिंग करें तो दूध पे काम करें, किसी और पे काम करें। तो अगर हिंदुस्तान की बात किया जाए तो अभी भी दूध पे ही काम किया जाता है कि कितना दूध आने वाली जनरेशन में बढ़ेगा। तो इसमें जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू निकाली जाती है पीटीए मिल्क के ऊपर, मतलब प्रिडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी कितनी है दूध की, मतलब जो सांड हम यूज़ करें उसके डीएनए में कितना दूध है, कितने दूध की क्षमता है उसमें। तो इसमें रिलायबिलिटी जो है वो नहीं है कि एक्चुअली में अगर वो 3000 लीटर उसके पास कैपेसिटी है उसके डीएनए में, तो आने वाली बच्चिया में कितना लीटर ट्रांसफर होगा, ये अभी भी रिलायबिलिटी में नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमारे अभी हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा डाटा नहीं है हर एक ब्रीड का। तो हमारे यहाँ ब्रीड जो अवेलेबल है, मुर्रा है, साहिवाल है, गिर है, क्रॉस ब्रीड है, इनकी जो है जीईबी भी निकाली जाती है। तो हमें इसमें हेल्प भी कर सकते हैं गवर्नमेंट की, तो इसमें हम फार्मर्स मिल के ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास अगर मोर देन 20 लीटर वाली गाय भैंस है जो इस ब्रीड में आती हैं, तो हम इसका जो सैंपल है अपने से काफ लैब में सेंड करें, ताकि उनके पास अच्छा अच्छा डाटा आता रहे और वो फिर कंपैरिजन करें और रिलायबिलिटी फिर निकालने की काम करते रहें। दूसरा है, अगर अमेरिका की बात करें, जो भी एचएफ और जर्सी के बुल इंपोर्ट होके आते हैं इंडिया में, तो उसकी जीनोमिक टेस्टिंग की जाती है। जीनोमिक टेस्टिंग में सिर्फ
उसमें जीईबी भी उसको भी बोलेंगे, जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू निकालेंगे, बट वो सिर्फ सिर्फ दूध की नहीं निकलेगी, वो पीटीए मिल्क की नहीं निकलेगी, लगभग 50 ट्रेड्स पे निकलेगी, 50 ट्रेड्स पे काम करते हैं वो, 50 गुणों पे काम करते हैं। दूध है तो दूध कितना बढ़ेगा, दूध में फैट है, प्रोटीन है, कितना होगा, कितने लंबे टाइम तक दूध देगी, तो मतलब ये समझ सकते हैं कि 50 ट्रेड्स पे काम होता है। तो उसमें टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है और जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है जर्सी में, और टीपीआई निकाली जाती है एचएफ में। अगर नेचुरल ब्रीडिंग की बात करें इसके अपोजिट, तो हमें यह भी नहीं पता कि उस जो सांड हम यूज करें उसकी मदर कितना दूध देती थी, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इंडियन कंडीशंस में अभी भी गांव लेवल पे ऐसा ही है, कोई भी बुल यूज हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा है कि एक्चुअली में अगर उसकी बच्चियां आ भी जाएगी तो कितना दूध देगी, देगी या नहीं देगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके मन में रहेगा रहेगा। अगर अगर वो बच्ची अगर दूध पे आती है तो अपनी माँ से उसको अच्छे थन होंगे, उसमें नहीं होंगे, उसको थनेला होगा, नहीं होगा, उसको बच्चा फंसेगा, कोई भी हम सांड चूज कर रहे हैं तो नहीं फंसेगा। तो ये हमारे मन में हमेशा आते रहना चाहिए कि दूध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये जब चीजें हम मन में आती रहेंगी तो हमें ऑटोमेटिकली नेचुरल ब्रीडिंग की तरफ से हम हट के एआई पे आ जाएंगे। डिजीज टेस्टिंग, तो जब भी एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एक सांड चूज किया जाता है तो उसकी डिजीज टेस्टिंग होती है। तो उसमें 4 से 5 डिजीज की डिजीज टेस्टिंग होती है मिनिमम। तो उसमें ब्रुसलोसिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिससे गाय जो है बच्चा फेंक देती है 5 से 7 महीने के बीच में। इसके बाद आईवीआर है, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस है, ये एक वायरल डिजीज है जिससे अबॉर्शन हो जाता है लास्ट टाइमेस्टर में, लास्ट के महीनों में बच्चा फेंक देती है गाय। बोवाइन वायरल डायरिया है, ये भी बच्चा, इससे भी गाय बच्चा फेंक देती है लगभग 4 से 6 महीने के बीच में। अगर टीबी की बात करें तो टीबी का आपको भी पता है, ह्यूमंस में भी टीबी होता है और इनमें भी टीबी होता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, इससे बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। गाय जो है वो एकदम इमेशिएट, सूखना स्टार्ट हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। उसके बाद जेडी है, ये जो जॉन डिजीज है, ये इससे क्या होता है कि गाय जो है वो गोबर पतला ही करती रहती है, तो इससे भी गाय जो है कमजोर होती रहती है। तो ये सारी की सारी डिजीज टेस्ट नहीं होती है, ये सारा का सारा जो डिजीज है ये सीमेंट से जाता है। जब भी सांड गाय के कोपलेट करता है, मेटिंग करता है, तो उस दौरान ये जाती हैं डिजीज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सांड में ऐसा है या नहीं है। हमेशा सबसे पहले जब सांड लाया जाता है उस समय भी टेस्टिंग होती है, और हर 6 महीने पे इसकी डिजीज टेस्टिंग होती रहती है इन सब चीजों पे। तो आपको हर बार मन में ये भी आना चाहिए कि जो हम सांड चूज कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है डिजीज टेस्टिंग में भी। डिजीज टेस्टिंग के साथ साथ जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं, उसमें जेनेटिक टेस्टिंग में सबसे पहले आता है कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग में क्या पता चलता है हमें कि जो सांड है उसका जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं, उनके कोई क्रोमोसोम्स में गड़बड़ तो नहीं है। तो अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ होती है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं किसी बच्चियां जब आती हैं तो उनकी आंख नहीं होती है, किसी के कान नहीं होते हैं, किसी के 4 टांगे बजाय 5 टांगे होती हैं। तो ये सब चीजें फिर आएंगी अगर कैरियोटाइप सही नहीं है, उसका क्रोमोसोम सारे के सारे सही नहीं है। दूसरा है सिट्रुलिनीमिया, तो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब जो सांड होता है उसके बच्चों में जाता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है, अमोनिया, यूरिया ब्लड में ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि किडनी सब प्रॉब्लम, सारी की सारी चीज़ें फिर गड़बड़ जाती हैं आने वाली बच्चियां में। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ यूरिडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेस, डम्प्स इसको बोला जाता है, कि ये भी एक लिथल डिजीज है कैटल में और खासकर होल्स्टीन फ्रीशियन में। तो इससे क्या हो जाता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। तो हम सीमेन भी यूज कर रहे हैं, उससे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो रही है, तो फिर उससे इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो कोई भी फायदा नहीं रहेगा, या फिर उसमें मम्मीफिकेशन हो जाएगी बच्चे में। बच्चा जो अगर 3 महीने का भी है तो वो उसी में मर जाएगा गाय के पेट में ही। बोवाइन ल्यूकोसाइट एडेजन डेफिशिएंसी, तो इसको ब्लैड बोलते हैं। तो ये भी एक जो सांड से आने वाले बच्चों में ट्रांसफर होती है एक डिजीज जो है। इससे क्या होता है कि जो भी गाय का बच्चा आता है, फीमेल काफ आती है, तो वो 2 महीने के अंदर अंदर ही जो मर जाती है, तो उसमें कोई भी फायदा नहीं रहता। तो ये सारी की सारी डिजीज टेस्टिंग होती हैं जब भी हम बात करते हैं। तो इसके सिवा फैक्टर 11 डेफिशिएंसी, तो इससे क्या होता है कि अगर ये भी जो है आने वाले बच्चों में ट्रांसफर होती है, इससे क्या होता है कि जब भी बच्चा आएगा तो उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग होती रहेगी ऑटोमेटिकली, बिना लगे भी ब्लीडिंग होती रहेगी, और ब्लीडिंग होती रहेगी तो वो बच्चे की जान चली जाएगी। अगर थोड़ी सी लगती भी है तब भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहेगी।
इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेचुरल ब्रीडिंग में आपको ये अंतर मिलेगा कि आपको डिजीज टेस्टेड सांड मिलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। नेचुरल ब्रीडिंग में आपको ये नहीं पता, क्योंकि आपने कोई भी उसकी टेस्टिंग नहीं करवाई होगी, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ कि अगर उसमें कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है, कोई जेनेटिक ट्रेड्स में तो नहीं है गड़बड़, कोई जेनेटिक टेस्ट उसके सही हैं क्या नहीं है, ये हमें नहीं पता चल पाएगा जब भी हम नेचुरल ब्रीडिंग करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इतने ज़्यादा टेस्ट होने के बाद ही एक सांड चूज किया जाता है, तो उसके बाद ही आपके यहाँ आता है और उसकी फिर बच्ची आती है। तो हमें हर एक चीज पता है कि हमारे आने वाली बच्चियों में हर एक चीज अच्छी होगी नहीं होगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। धन्यवाद किसान भाइयों। कोई भी आपको मन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।